सुभाष आज आप लोगों के सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे जैव विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किया जाए। तो पहले मैं बेसिक से एकदम शुरुआत करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन कर दिया, इससे आपको मतलब लिखने और समझाने थोड़ा टाइम कम लगे। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति वाले मेन लेसन में आप समझिए। इस लेसन से हमें क्या समझना है कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। बता दें आपको, माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 60 लाख वर्ष बाद, लगभग 4 अरब वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई। इसके बहुत सारे मत हैं। बिग बैंग परिकल्पना कहती है कि आकाशगंगा में पृथ्वी का टूटा हुआ टुकड़ा, मतलब सूर्य का टूटा हुआ टुकड़ा जिसका तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस था, और उससे और छोटे छोटे कण संयुक्त होते गए। धीरे धीरे कई वर्षों के बाद फिर उसका ताप थोड़ा कम हुआ तो कार्बन तत्व बने, फिर नाइट्रोजन बने, फिर उनके क्रिया होने के बाद कुछ यौगिक बने, फिर जल के कण बने, फिर जलवाष्प बना, फिर करोड़ों वर्षों तक बारिश होती रही, पृथ्वी का तापमान कम हुआ, फिर पृथ्वी का तापमान कम होने से तरल पदार्थ बना। तरल पदार्थ बनने के बाद उसी तरल पदार्थ से कोश का एक सूक्ष्म एक कोश की जीवों, प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई। तो बिग बैंग परिकल्पना कहती है। इसके अतिरिक्त और भी ग्रंथों में दिया गया है चीज़ों को। ठीक है, जो इस सिद्धांत बिग बैंग परिकल्पना के संबंधित सिद्धांत था, मिलर तथा यूरे का प्रयोग 1953 में उन्होंने क्या किया कि बड़ा सा फ्लास्क लेकर टंगस्टन का तंतु लगा के जब विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उस फ्लास्क में जलवाष्प, समुद्र के पानी जलवाष्प से स्थित उबल रहा था, जलवाष्प तथा 2:1:2 के अनुपात में उन्होंने हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन को मिश्रित किया। मिश्रित करने के पश्चात उन्होंने देखा कि जब उस फ्लास्क से, क्योंकि ग्राफ बना ज़्यादा टाइम चला जाएगा, फ्लास्क से नीचे जब तरल पदार्थ इकट्ठा हो रहा था तो उस तरल पदार्थ में न्यूक्लिक अम्ल के, जिसे ग्लाइसिन, एलिनिन, अमीनो अम्ल के मिश्रण मिले थे। ठीक है, और तथा स्टैनली मिलर ने यह भी बात क्लियर कर दिया कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन यह ऐसे परमाणु हैं जिनके अंदर जटिल कार्बनिक यौगिक बनाने की क्षमता है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, जैव विकास के प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं, क्योंकि हम लोग आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो जैव विकास के प्रमाण में सबसे पहला है शारीरिकी और कार्यकी से प्रमाण। शारीरिकी और कार्यकी से प्रमाण समजात अंग। समजात अंग वे होते हैं कि जिनकी उत्पत्ति क्या हो, समान हो परंतु काम भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे आदमी का अगला मतलब हाथ, घोड़े का अगला पैर, ठीक है, चमगादड़ के पंख, तो काम अलग अलग कर रहे हैं। घोड़े के पैर दौड़ने में काम कर रहा है, मनुष्य का हाथ वस्तु पकड़ने में काम कर रहा है, चमगादड़ के पर जो है उड़ने में सहायता कर रहे हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति समान हुई। काम भिन्न, उत्पत्ति समान, तो समजात अंग। परंतु उत्पत्ति समान, काम भिन्न, उसे क्या कहेंगे, समरूप अंग। जैसे हम लोग देखते हैं तितली है, तितली पंख उड़ने काम कर रहे हैं, पक्षी पंख उड़ने काम कर रहे हैं, चमगादड़ पंख उड़ने काम कर रहे हैं, लेकिन सब प्रकृति अलग अलग है। जैसे चमगादड़ जो पंख है चमड़े से बने हुए हैं, उसमें 5 उंगलियों के हड्डियां उंगलियों की तरह पाई जाती, व्यवस्थित होती है। पक्षियों का आप देखते हैं पर है, जबकि तितलियों के प्रोटीन की बने पतली सी परत होती है। ठीक है, अवशेषीय अंग, वे अंग, अवशेषीय अंग पूछ लेता भैया, बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं इसको हम लोग। अवशेषीय अंग मतलब वे अंग जिनका शरीर में कोई उपयोग नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अवशेषीय अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य शरीर में 100 से अधिक अवशेषीय अंग है। जैसे आँखों के आगे जो पाया जाता है श्लेष्म में है, उसके बाद पुच्छ है, उसके बाद कृमि रूप पर से क्या है, अपेंडिक्स है। ठीक है, ऐसा अवशेषीय अंग, इनका कोई कार्य नहीं है। हमारे पूर्वजों में एक अपना काम करते, जैसे अपेंडिक्स का काम था कि जब घास या हरे पादप का भक्षण करते थे तो कृमि रूप पर से इसका में डाइजेस्ट हो जाता था। अभी तो अवशेषीय अंग छोटी हो गई है। ठीक है, उसके आकल दाढ़ है, तो ऐसे बहुत सारे अवशेषीय अंग हैं जिनका कोई प्रयोग
नहीं है। उसके बाद को एसरवेट्स क्या होते हैं, सुन लीजिए भैया। आदि सागर में जब गर्म जल इकट्ठी, तो बिग बैंग परिकल्पना से टॉपिक है। को एसरवेट्स इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। को एसरवेट्स वास्तविकता में आदि सागर के गर्म जल से जब एकत्रित होकर कोलाइडी कण बनते हैं, और जब वो संघनित होकर कोलाइडी कण आपस में संघनित होकर बड़ी सघन संरचना का रूप ले लेते हैं, इसी संरचना को एसरवेट्स कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, आदि सागर के गर्म होने पर कोलाइडी कण बनते हैं। कोलाइडी कण जब आपस में संघनित होकर बड़े कण का आकार ले लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं, को एसरवेट्स कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इस लेसन में, एक हेडिंग है उत्परिवर्तन। किसी जीव में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन लाभदायक या हानिकारक हो सकता है। उत्परिवर्तन वंशागत भी हो सकता है और वंशागत नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ नया है जो संतति में आ गया है, तो वंशागत हो भी सकता नहीं हो सकता है। उत्परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक जीन उत्परिवर्तन है, गुणसूत्री उत्परिवर्तन है। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन क्या होते हैं, जो जीन कारण अगर जीन संख्या में कमी हो जाए या जीन संख्या में वृद्धि हो जाए, तो उसके कारण भी संतानों में उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। यदि गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, तो उससे भी उत्परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी जैसे प्राकृतिक मतलब वातावरणीय प्रभाव है, उसके कारण उत्परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, भौतिक है, रासायनिक चीज़ें हैं जिसके कारण उत्परिवर्तन हो जाता है जब शिशु गर्भ में रहता है। लैमार्कवाद, लैमार्कवाद बता दें, लैमार्कवाद उपार्जित लक्षणों के पक्षधर। उनका मानना था कि जीव अपने आप के जीवन को अनुकूल बनाने, अनुकूल क्या है आप सुन लीजिए, किसी जीव का वातावरण के प्रति अपने आप को परिवर्तित कर लेना या उस वातावरण में सर्वाइव कर पाने की जो प्रक्रिया, वही क्या है, उसका अनुकूलन है। ठीक है, अब उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, किसी भी जीव के द्वारा अपने वंशागत पीढ़ी में जो लक्षण ग्रहण किए जाते हैं या जो लक्षण सीखे जाते हैं या विकसित किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उपार्जित लक्षण। लैमार्कवाद कहना था कि उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं। इन्होंने कहा कि इनके दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है। पहला एग्जाम्पल इन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में हरे भरे जंगल होते थे, बकरियों की प्रजाति जिराफ थी, अचानक क्या हुआ, जंगल नष्ट होने लगे साउथ अफ्रीका में, यूरोपियन कंट्री में, और जंगल नष्ट होने के बाद पेड़ जब ऊपर जाने लगे तो जिराफ अपनी गर्दन उचकाने लगे। कुछ जिराफ मर गए, कुछ जिराफ जो जीवित रहे उनकी गर्दन लंबी हो गई और ये लक्षण वंशागत हो गया। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया था सर्प पे। और लैमार्कवाद का कहना था कि सर्प पे पैर होते थे और जब फिर हरी भरे जंगल या विकसित हो गए तो शिकार करने के चक्कर में खुद ही शिकार बन जाते थे और बिलों में छुप नहीं पाते, इसलिए इन्होंने पैरों का प्रयोग करना छोड़ दिया। ये इनके उपार्जित लक्षण जो वंशागत हो गए। अपवाद क्या है कि भारतीय महिलाएं बहुत सालों से, कई वर्षों से कान व नाक छेदती हैं, लेकिन किसी महिला बच्ची के कान और नाक छेदे हुए नहीं हुए। सेविंग करने के प्रथा मतलब है, बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्री में फॉलो किया जा रहा है, भारत में किया जा रहा है, तो कोई भी ऐसा पुरुष नहीं हो जिसमें सेविंग जरूरतें नहीं पड़े। मान लो जो होते हैं वो हार्मोनल कारण होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वंशागत लक्षण हो गए। इस प्रकार से तो एक पहलवान लड़का पहलवान होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी इनकी फेल हो गई। फिर आते भाई डार्विनवाद, प्रकृतिवाद। डार्विनवाद का कहना था कि प्रकृति के प्रति जीव मतलब प्रकृति से जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। यह संघर्ष के बाद जो प्राकृतिक वर्ण में जो जीवित रह पाते हैं वही जीव की वंशागत होती है, तथा जो जीव अपने आप सर्वाइव नहीं कर पाते इस नेचर में या प्रकृति में, वह नष्ट हो जाते हैं। डार्विन का कहना था कि जिराफ की दो प्रजातियां थी, जो थोड़ा सा लंबी थी और जो थोड़ा सा छोटी थी। छोटी प्रजाति नष्ट हो गई और जो बड़ी प्रजातियां थी उन्हीं वही वंशागत होते होते उनमें जैव विकास हुआ। जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को जैव विकास कहते हैं, जो बहुत धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो जैव विकास हो जिसके पश्चात वर्तमान जिराफ देखे जा रहे हैं। डार्विनवाद में भी कुछ कमी रह गई। ठीक है, इसके बाद लैमार्कवाद, डार्विनवाद पढ़ लेना भैया। एक हेडिंग और मैं तुम लोग बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाश्म किसे कहते हैं। याद रखिएगा, भू परपटी पे
हलचल होने के कारण या चट्टानों में उथल पुथल होने के कारण बहुत सारे जीव या जीव के शरीर के अवशेष या उसके चिन्ह पत्थरों पर या कोयला और कच्चे तेल के रूप में पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए। इसी को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे ठप्पा जीवाश्म है, जैसे किसी जीव की हड्डी के आकार बन जाए, कंकड़ पत्थर पर हड्डी तो रहे नहीं, ठप्पा जीवाश्म है, सांचा जीवाश्म है। ठीक है, तो इससे भी प्रमाण मिलता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगली हेडिंग तरफ जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेसन टॉपिक नहीं होगा। डार्विन ने बता दिया उत्परिवर्तन क्या है, जैव विकास का आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत क्या है। याद रखिएगा, जैव विकास के आधुनिक संश्लेषण सिद्धांत यह है कि जब जीवों के जैव विकास में वे लक्षण जो गुणसूत्र में परिवर्तन या गुणसूत्रीय परिवर्तन कारण उत्पन्न होते हैं, तो वही लक्षण वंशागत होते हैं। कायिक लक्षण वंशागत या दैहिक लक्षण वंशागत नहीं होते। अर्थात गुणसूत्रीय लक्षण वंशागत होते, दैहिक लक्षण वंशागत नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति है पहलवान है तो उसके बच्चे पहलवान हो, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो दैहिक लक्षण है, गुणसूत्रीय लक्षण नहीं है। ठीक है, इसके बाद उत्परिवर्तन जिसने बता ही दिया। एक हेडिंग और याद रखना, कपियों और मानव के बीच समानता। ठीक है, कपियों और मानव के बीच पहली समानता थी, दोनों सीधे खड़े होकर चलते थे, दोनों पास पूंछ नहीं थे, दोनों पास उंगलियों और अंगूठे के बीच 90 अंश का कोण बनता, इससे वस्तुओं पकड़ पाते थे। ठीक है, इसके बाद दोनों ही आँखों से सीधा देखते थे। ठीक है, और इसके बाद इनके दिमाग की क्षमता भी लगभग समान होती है। ये समानता है। असमानता क्या कहे भैया? असमानता याद रखना कि जो कपि होते हैं उनके घुटने बड़े होते हैं, मतलब घुटने छोटे होते हैं, हाथ वाला भाग थोड़ा बड़ा होता है, ये क्योंकि 4 पैर चलते हैं। इंसान में क्या है, आगे वाले अंग हाथ जो है छोटे होते थे, पैर बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा इंसान की जो दोनों आँखें होती एकदम सीधे होती, इससे बहुत दूर तक वो वस्तु देख सकता है। कपियों में कुछ आँखें हल्का सा मतलब दोनों तरफ स्थित होती हैं। ठीक है, मादा के स्तन उभरे नहीं होते कपियों में, याद रखना, स्तनधारी मादा के स्तन उभरे होते हैं। और इसके बाद और हम लोग कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है, ये मेन हेडिंग थी। ठीक है, और अगर आप बता दें तो ये बता सकते हैं कपियों बच्चे जो होते हैं इनकी बाल्यावस्था कम होती है, इंसानों बच्चों की बाल्यावस्था थोड़ा अधिक होती है। तो डार्विन व लेमार्क को पढ़ लेना भैया, स्टैनले मिलर का प्रयोग पढ़ लेना, और ये कोएसरवेट्स पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है समझात अंग समरूप अब में क्वेश्चन फंसेंगे। इसको इंपॉर्टेंट में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन फंसेगा, ये फंस सकता है, लेमार्क और डार्विन कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें।